चलिए बेटा, चैप्टर नंबर 3 एलपीजी। क्या होता है बेटा एलपीजी, बताइए। सर लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ध्यान रखना है बेटा एलपीजी। चलिए, सबसे पहला पॉइंट आता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इधर इन 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। बताइए आयुष, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होते हैं बेटा? सर जैसे चेंजेस किए इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह में, जो ट्रेड से कंसर्न होती थी, फॉरेन ट्रेड वगैरह से। मतलब मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था 1950 से 1990 के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो पाई थी, क्राइसिस थे। तो 1991 के अंदर बेटा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए हर कैटेगरी के ऊपर। एग्रीकल्चर में भी नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करी गई, इंडस्ट्रियल पे भी किया गया, सबके ऊपर। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम कह सकते हैं कोई अनदर स्टेप फॉर इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमी इन इंडिया। इंडिया की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए था। मगर ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों लिए गए, क्या रीजन था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाया गया, मतलब क्यों लाए भाई? सब कुछ ठीक चल रहा था, क्यों लेके आए? तो वो क्या क्या रीजन थे, रीजंस लिखिए। पहला, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। दूसरा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशनरी क्या होता है बेटा? सर महंगाई जैसे बढ़ना। बिल्कुल सही कह। डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ह्यूज बर्डन ऑफ डेप्ट। ह्यूज बर्डन ऑफ डेप्ट। अगला, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। लास्ट, fall in foreign exchange reserve। बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अगर आप नहीं इसको देखते, ध्यान से देखिए। मैंने फिर बोल रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, केस स्टडी में काम आएगा ये। और इसके ऊपर केस स्टडी बहुत आई है। 2020 के पेपर में भी केस स्टडी थी, जब पेपर कैंसल हुआ था तब भी केस स्टडी थी। 2019 में जब सैंपल पेपर आए थे उसमें भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की केस स्टडी थी, इसकी केस स्टडी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोबारा सुनिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इसलिए लाए गए क्योंकि इंडिया में इंप्रूवमेंट नहीं हो रही थी। तो क्या क्या रीजंस थे उसके? रीजंस, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, महंगाई बढ़ रही थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट था, इंपोर्ट ज्यादा था, एक्सपोर्ट कम हो रहा था, तो हमारे ऊपर बर्डन पड़ रहा था। ह्यूज बर्डन ऑफ डेप्ट, पैसे की प्रॉब्लम थी, वर्ल्ड बैंक से पैसा ले रहे थे तो हमारे ऊपर डेप्ट चढ़ रहा था। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, कोई सिस्टम नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था।
जो मर्जी कोई भी काम कर रहा है, कहीं से भी लाइसेंस मिल रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, कोई सिस्टम नहीं था। और आखिरी फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो सेम कंसेप्ट कि फॉरेन करेंसी हमारी खराब हो रही थी, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के कारण था। तो ये 6 रीजन थे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को 1991 में लाया गया। नोट करिए। सर कर लिया। हो गया सर। कर लिया। हो गया सर। चलिए स्टार्ट हो गया करते हैं। हाँ जी स्टार्ट करते हैं। सबके बारे में थोड़ा 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 लिखेंगे जो मैंने शुरू से आपको बोला है। मेरे को एक चीज बता दीजिए, क्या लास्ट चैप्टर का पीडीएफ मैंने आपको सेंड कर दिया है? नहीं सर, अभी नहीं तक तो सर। नहीं नहीं किया। सर। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, ठीक है, लास्ट जो है उसके मैं आपको सेंड कर दूंगा आज ही। चलिए फर्स्ट सर आप म्यूट हो। चलिए आवाज क्लियर है बेटा? एक फोन आ गया हाँ था जी बीच सर। में। यस सर। यस सर। चलिए पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। पहला, पब्लिक सेक्टर प्लेस एन important role in the development of India, except few public sector companies, except few public sector companies, but the overall performance of public companies या फिर public companies और enterprises, public companies or enterprises was very disappointing. Very disappointing. दूसरा, the government recognized the need for making necessary reforms. तो ये कुछ पब्लिक सेक्टर को छोड़ के मतलब इंडिया के अंदर बाकी सबकी परफॉर्मेंस जो थी वो बड़ी डिसअपॉइंटिंग थी। यही रीजन था कि गवर्नमेंट को रिफॉर्म्स लाने पड़े। ये पहला पॉइंट था बेटा। बिल्कुल थोड़ा 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 और जेन्युइन चीज याद करनी है जो मेरा शुरू से क्राइटेरिया है। ये जो मैं करा रहा हूं, मेरी बात सुनिए, ये आज के लिए नहीं है, आने वाले कई 10 साल में भी यही काम आएगा। उसका रीजन है क्योंकि अब तो सिर्फ केस स्टडी आया करेगी, क्योंकि इंडिया का जो एग्जाम्स का 12th का प्लेटफॉर्म है वो अब चेंज हो रहा है। अब वो क्राइटेरिया नहीं है रट लिया पेपर दे आए वही क्वेश्चन आ गया 90+ नहीं, समझो। और मेरे को जो पता है, जैसे मैं कॉलेज के अंदर काफी ज्यादा या डीपली स्टडी करी है, तो हमारे कॉलेज में या कुछ भी उस टाइम पे होता था 30 इयर्स बैक, उसमें फॉरेन की भी बुक्स की कुछ नोट्स लिखने पड़ते थे कि ये पॉइंट है, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। आपने जैसे 11th में पढ़ा, अगर आपको थोड़ा सा याद हो
डिमांड पढ़ा, सप्लाई पढ़ा, उसके ऊपर आगे जाके एक्सटेंशन है। डिमांड एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, सप्लाई एक सब्जेक्ट है, तो वो आगे जाके आपको वो पूरा एक बुक की पूरी वो मिलेगी। तो उसमें आपको फॉरेन की केस स्टडी लिखनी होती थी। तो आने वाले टाइम में यही होगा, जो ऊपर है वो नीचे आएगा और कुछ 10 साल लगेंगे और सबका पढ़ने का, व्यू समझने का अब थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो जाएगा। अब वो नहीं चलेगा रट आए पास हो गए, नहीं, जो नहीं समझेगा उसके नंबर कम आएंगे, जो समझेगा नहीं, क्योंकि आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है। अब हमने जो फॉरेन की कंट्रीज है उनको कंपीट करना है, उनसे कंपैरिजन नहीं, उनसे हमेशा हम बिलो कंसीडर हुए हैं, नहीं, अब हम भी केस स्टडी करके उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये आने वाले टाइम में यही काम आएंगी चीजें। थोड़ा सा पढ़िए, जेन्युइन पढ़िए, आगे चलिए, रटना नहीं है, जो रटेगा उसके नंबर नहीं आएंगे। तो पब्लिक सेक्टर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया, बहुत था, मगर कुछ कंपनियों की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब थी, इसी कारण से रिफॉर्म्स लाने पड़े, क्योंकि जेन्युइन कंपनियां नहीं थी। नोट हो गया पहला, तो दूसरे पे आओ। यस सर। हाँ जी सर। हाँ दूसरा, जी सर। सेकंड, चलिए बेटा, अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी होती, जैसे आज के टाइम में आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो सिर्फ मुझे रीडिंग करना है और वीडियोस भी आपके पास है और आप लिख भी रहे हैं, तो बेटा मैं जो पीछे का भी चैप्टर्स हो चुके हैं जो एग्जाम्स में आने हैं, तो बस मैं एक जस्ट एक वीडियो की तरह उसको देखूं, उसको समझूं, क्लिक करूं, छोटा मोटा नोट्स बनाऊं और प्रिपेयर हो जाऊं कि अगर आएगा तो मैं लिख सकता हूं। मगर अगर आप कलेक्शन कर रहे हैं तो फिर आप भी फंसेंगे और बच्चों की तरह। चलिए, कलेक्शन तो आपने करनी है मगर साथ में पढ़ना भी है, ये नहीं कि काम खत्म हो गया। इन्फ्लेशनरी प्रेशर, आयुष इसका मतलब क्या है? महंगाई। हाँ सर, महंगाई का प्रेशर और बढ़ता जा रहा था, मतलब बिल्कुल। महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही। कुछ नहीं हुआ, 18 महीने पैंडेमिक में भी कोई महंगाई कम नहीं हुई, बढ़ती ही गई। जर्नल प्राइस लेवल, इंक्रीज इन जर्नल प्राइस लेवल ड्यू टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई। इधर निखिल, निखिल आवाज आ रही है? यस सर। बेटा मनी सप्लाई के 4 एम थे, कौन कौन से थे? बोलिए। सब फॉर्मूले थे। 4, किसी को आप में से याद है कौन कौन से थे? 4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M1 M2 M3 M1 M4 M2 M3 and ये तो M4। पता है सर। बिल्कुल करेक्ट। M1 में क्या होता था? अगर थोड़ा सा भी क्लिक कर रहे हो आप, M1 में सर कॉइन, करेंसी कॉइंस को हम करेंसी एंड कॉइन, आरबीआई की Currency डिपॉजिट्स और coins स्टर्म होता था। डिपॉजिट्स के साथ ऐड करते और हैं। RBI के डिपॉजिट्स। M2 में क्या ऐड होता था? M1 सर Post M1 office, प्लस saving, पोस्ट ऑफिस post सेविंग, पोस्ट ऑफिस पोस्ट सेविंग पोस्ट ऑफिस ऑफिस सेविंग। सेविंग्स और साथ में जो M1 प्लस होता था। M3, सर M3 में M1 प्लस M1 नेक्स्ट में टाइम M1 डिपॉजिट विद प्लस होता बैंक। था। होता था। और लास्ट M4 में सब कुछ जो भी है, मतलब हाँ जी सर सर। टोटल डिपॉजिट। M3 भी होता था। बिल्कुल M1 प्लस M1 M1 प्लस प्लस बाकी डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट। ठीक, कुछ कुछ तो याद है। चलिए, इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ड्यू टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड शॉर्टेज इन असेंशियल गुड्स, इसी कारण से इन्फ्लेशन बढ़ा। अगला, थर्ड, ह्यूज burden of debt, huge burden of debt, expenditure of government, expenditure of government much higher than revenue। पहला पॉइंट। दूसरा,
government had to borrow money from banks या बैंक financial institutions as well as international financial institutions. चलिए 3 पॉइंट्स हो गए हैं। आयुष तीनों पॉइंट को अपनी लैंग्वेज में डिस्कस कर दे बेटा, तीनों पॉइंट्स ओके सर। अपनी लैंग्वेज में, नॉट इन माय वर्ड्स। ओके सर। सर बोलिए। पहले में तो पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर था, जैसे उसमें पब्लिक सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर सिर्फ कुछ कंपनीज के अलावा, पब्लिक कंपनीज के अलावा बाकी सारी कंपनीज की परफॉर्मेंस बिल्कुल पुअर थी, बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग थी। और ठीक है। गवर्नमेंट ने इस नीड को रिकॉग्नाइज किया और उसके लिए नए रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। फिर और उसके बाद सर सेकंड पॉइंट है इन्फ्लेशनरी प्रेशर, जिसमें जनरल प्राइस लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा था मनी सप्लाई के इंक्रीज की वजह से और एसेंशियल गुड्स की शॉर्टेज की वजह से। ठीक है। थर्ड और सर थर्ड है ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट। सर इसमें जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का ज्यादा था, रेवेन्यू कम रेवेन्यू था। से गवर्नमेंट को सर मनी बोरो करनी पड़ रही थी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। कौन कौन से बाहर के इंटरनेशनल हैं जहां से हमने मनी ली है? सर IMO, वर्ल्ड बैंक। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक वर्ल्ड बैंक, नाम याद रखिए, अब आपने ध्यान रखना है। और एक IMF। हाँ सर IMF की फुल फॉर्म क्या है बताइए? सर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मोर्टेलिटी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। चलिए, ये 2 जगह से इंडिया ने पैसे लिए हैं। और करंटली आपको बता रहा हूं, इंडिया ने बहुत डेप्ट पिछले लास्ट 7 इयर्स में वो काफी उतार दिया है। अभी डेप्ट फ्री कंट्री नहीं हुई, मगर काफी उतार दिया। चलिए नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट। चलिए थर्ड पॉइंट आपका, फोर्थ, डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। और मैंने अभी थोड़ा सा इसके बारे में बोला भी था। डेफिसिट का मतलब क्या है कि इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट से इनकम जनरेट कम हो रही है, डेफिसिट। और ये डेफिसिट BOP, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। मेरे ख्याल में ये चैप्टर आपके कोर्स में इस साल टर्म 1 में है कि नहीं? सर है। हाँ सर है। कराती है स्कूल में। ठीक है। arises when foreign payment of import is more than foreign receipt from export, दूसरा, increase in
import, सर हाँ जी, due to एक सेकेंड, due to heavy tariff and fixing quota. एक मिनट रुक जाओ, हाँ quotas, अब बोल। सर मैं ये कह रहा था फर्स्ट लाइन पे व्हेन फॉरेन पेमेंट फ्रॉम इंपोर्ट्स नहीं आना चाहिए। फॉर लिख देते हैं, फ्रॉम भी ठीक है वैसे, ये ले सर फॉर नहीं फ्रॉम बोल इंपोर्ट, रहा था, फ्रॉम ही बोल रहा था। नहीं फॉर भी चल जाएगा, फॉर इंपोर्ट एक्सीड, फॉरेन रिसीव फ्रॉम, ठीक है। ओके सर। चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, स्लो growth of export due to low quality or high price, low quality or high price of Indian goods। तीनों पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, तीनों पॉइंट्स। पहला मैंने बताया इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से, इंक्रीज इंपोर्ट हो रहा है हैवी टैरिफ एंड फिक्सिंग कोटा उसके कारण, और इनका स्लो ग्रोथ हो रहा है, लो क्वालिटी या हाई प्राइस है इंडियन गुड्स का। फटाफट नोट करिए, बिल्कुल छोटा छोटा ऐसा पढ़िए कि मुझे पढ़ते ही मुझे समझ आ जाए। हो गया सर। हो गया सर। नहीं हुआ? हो गया सर। चलिए हो गया नोट डाउन, बता दीजिए। यस सर। चलिए यस अगला। सर। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो सर सेकंड पॉइंट में ये हैवी टैरिफ्स और फिक्सिंग कोटा लग किस चीज पे रहे हैं? गुड्स के जो बाहर जाते हैं import उनके ऊपर, इंपोर्ट होते हैं गुड्स या फिर एक्सपोर्ट हम करना चाहते थे तो उसके ऊपर ना टैरिफ या ड्यूटी बहुत थी, ड्यूटी तो जिसकी वजह से वो स्लो ग्रोथ हो गया प्रोडक्ट हम बिल्कुल है, कोई 10 रुपए की चीज है आपने बाहर सेल आउट करनी है, उस पर लग गया 7 रुपए, 17 रुपए पड़ गया, तो यार इतना महंगा पड़ रहा है और 7 रुपए मुझे और जेब से देने, मैन्युफैक्चरिंग में 10 रुपए लग रहे हैं, 17 रुपए में बाहर बेचूंगा और बाहर बिकेगा तो 19 का बिकेगा, तो 2 रुपए के प्रॉफिट के लिए क्या करूंगा मैं? तो वो ऐसी चीजें बहुत सारी थी उस टाइम पे। चलिए पॉइंट नंबर फिफ्थ है, सिक्स्थ है बेटा? फिफ्थ है। inefficient management, inefficient management। Government should not able to generate revenue, able to generate revenue from internal sources, from internal sources such as, चलिए अब एक चीज मुझे आप बताइए, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रेवेन्यू कहां से आता है? सर टैक्सेस। टैक्स। बिल्कुल सही, सबको पता है, ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सच एज टैक्सेशन, सबसे बड़ी इनकम है गवर्नमेंट की टैक्सेशन। गवर्नमेंट expenditure exceeds its revenue। सर फिर तो इधर डेफिसिट हो गया ना। तभी तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाना पड़ा था। फॉरेन एक्सचेंज
borrowed, foreign exchange borrowed from other countries. तुम में से बेटा किसी ने वो देखी है, मैंने शेयर्स की वीडियो डाल दी है? सर देखी है सर। हाँ हाँ सर जी देखी सर, थी। देखी थी। ठीक है, सबसे ज्यादा शेयर्स की बनेगी वीडियोस, सबसे ज्यादा। बहुत लंबा चैप्टर है और इसकी प्रैक्टिस मैं मेन कराऊंगा 9:30 वाली क्लास में, बहुत प्रैक्टिस करवाऊंगा इसकी मैं। चलिए हो गया सर। यस सर। हो गया सर। लास्ट बेटा, इन सब की जो है, इधर सुनिए, जो मैं कम कम लिखता हूँ सफिशिएंट है या ज्यादा ज्यादा लिखूं इसके अंदर? सर नहीं सर, हमें समझ आ जाता है। वैसे नहीं आएगा ना, एमसीक्यू आएगा। नहीं, मैं वैसे ही कह समझ रहा आ हूँ। जाता है। नहीं, एक होता है ना डिटेल पैराग्राफ के अंदर लिखिए। सर छोटे में जल्दी नहीं, समझ सर आता है ना छोटे फिर। में जल्दी आता है, बड़े में सर सर वैसे बहुत भी ज्यादा वो हो जाता है। सर मतलब वैसे ये भी है, हाँ बोल। सर वैसे भी स्कूल की टीचर भी यही कहती है, छोटे छोटे पॉइंट्स में या फिर फ्लो चार्ट्स वगैरह में लिखो, पैराग्राफ्स वगैरह में नंबर कटे। जैसे मतलब मैं आपको शुरू से पढ़ा रहा हूँ, सफिशिएंट है ना ये हाँ जो कर सर, रहा हूँ मैं? हाँ फ्लो सर। चार्ट्स Yes, और sir. पॉइंट्स में सही हाँ रहता जी है। हाँ सर। जी सर। मतलब यार हमारे को चैप्टर समझ आने से मतलब है, हाँ चैप्टर सर। समझ आने से। अच्छा, जो पिछला चैप्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस करवाया, इन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस करवाया था पहला, दूसरा 1950 से 1990 वाला कराया था, उनकी वीडियो से आपको फायदा होता है जो हमने की है क्लासेस? यस सर। यस सर किसी ने होता है। हाँ किसी ने सर। हाँ जी पढ़ के सर। देखी है? हाँ मतलब सर, कुछ होता टाइम है। हाँ पहले, जी। मतलब लगता है कि याद आ गया। यस सर। चलिए पहला पॉइंट, फाइनेंस इंपोर्ट फॉर मोर देन 2 वीक्स। मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है वीडियो की रीवैल्यूएशन, बहुत प्रॉब्लम आ रही है उसमें। इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे आएगा? that need to be paid to international traders. चलिए कहता है फॉरेन एक्सचेंज डिक्लाइन हो रहा था, मोर देन 2 वीक्स डिले हो ही जा रहा था, और इंटरेस्ट देना था और वो इंटरनेशनल ट्रेडर को, इसी कारण ये भी कम होता गया। तो इसके 6 रीजन है जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया, 6 रीजंस है। चलिए आया समझ? बता दीजिए बेटा, पहला क्वेश्चन आज किया है और ये बहुत Yes, इंपॉर्टेंट sir. है। यस यस सर। इकोनॉमिक सर। रिफॉर्म्स हाँ यस जी सर। मतलब पढ़ के या सुन के क्लैरिटी है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रेडी हो जाएगा। यस सर। यस सर। आप Yes, sir. कभी भी किसी भी साइट पे जाकर देखेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स डालेंगे तो आपको सीधा नजर आएगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है 1991 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। उसके क्या कारण थे? दीज आर द 6 फैक्ट्स। ये 6 फैक्ट थे जिनके कारण इनको इंट्रोड्यूस किया गया। चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करेंगे बेटा।